जय हिंद दोस्तों, आप लोग का स्वागत है जीके जी टारगेट में। आज आप लोग का दोस्तों फोर्थ स्टेट एग्जाम 2026 के लिए मैथ और साइंस का टॉप 60 क्वेश्चन लिए हैं दोस्तों, जो पी बाई क्यू होगा, जो पेपर 2 के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों, मैथ और साइंस के लिए। इसमें पी बाई क्यू क्वेश्चन है दोस्तों। पी बाई क्वेश्चन है दोस्तों 8 दिसंबर 2019 का 8 दिसंबर 2019 का पी बाई क्वेश्चन है मैथ और साइंस का दोस्तों। टॉप क्वेश्चन आएगा, इससे बाहर एग्जाम में नहीं आएगा दोस्तों। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीटेड पूछता है दोस्तों। इसमें हम कंप्लीट क्वेश्चन के साथ साथ हम इसका कॉन्सेप्ट प्लस एक्सप्लेनेशन भी कराने वाले हैं दोस्तों। वीडियो अच्छा लगे चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर करें। जल्द देखिए, वीडियो शुरू करते हैं। पेपर 2 के लिए हेल्पफुल होगा दोस्तों मैथ और साइंस, मतलब गणित और विज्ञान। यहाँ से दोस्तों पेपर 2 में 60 नंबर क्वेश्चन पूछा जाता है मैथ और साइंस में। इसमें देखिए क्वेश्चन हम 1 पढ़ने वाले हैं। कह रहा है एक घनाभकार गोदाम की लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 56 मीटर, 42 मीटर और 10 मीटर। इसके अंदर कितने घनाभकार डिब्बे रखे जा सकते हैं? जो प्रत्येक डिब्बे की बीमा जो है 2.8 मीटर, 2.5 मीटर और 70 सेंटीमीटर है। तो हो जाएगा ऑप्शन ए बी सी डी में क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कितना? तो 48। अब देखिए कैसे होगा। तो कह रहा है घनाभकार डिब्बों की संख्या बराबर है घनाभकार गोदाम का आयतन बटा प्रत्येक डिब्बे का आयतन। तो इतना है दोस्तों इसका। तो घनाभकार गोदाम का आयतन है एल बी एच हो जाएगा 56, 42 और 10। इसका हो जाएगा इतना हो जाएगा। अब 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होता है। 100 सेंटीमीटर 100 सेंटीमीटर होगा 0.5 होगा। अब इससे कर देंगे, टोटल मल्टीप्लाई होगा, मतलब गुना करने पर 4520 बटा 4.9। इसको डिवाइड करेंगे तो आ जाएगा 4800। पहला नंबर के आंसर आ गया। दूसरा नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, किसी लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि 528 सेंटीमीटर, उसकी ऊंचाई 2 मीटर। तो बेलन का आयतन, होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है। बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब हम आयतन निकालेंगे, पहले त्रिज्या निकालेंगे। तो लंबवृत्तीय बेलन के आधार की परिधि हुआ 2 पाई आर होता है। तो 2 पाई 580 काट छट करेंगे तो 0 पॉइंट कितना आ जाएगा? 84 मीटर आ जाएगा। अब देखो बेलन का आयतन होता है पाई आर स्क्वायर एच होता है, इसके गुना करेंगे तो 4.435 मीटर क्यूब आ जाएगा। क्या आयतन दोस्तों क्यूब आता है हर हमेशा। अगला नंबर क्वेश्चन, किसी चतुर्भुज का क्षेत्रफल 227.2 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसके एक विकर्ण पर उसके सम्मुख शीर्ष से डाले गए लंबों की लंबाई 7.2 सेंटीमीटर और तथा 8.8 सेंटीमीटर। इसका विकर्ण की लंबाई क्या होगा? तो ऑप्शन ए बी सी डी में है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन। माना कि चतुर्भुज का क्षेत्रफल ए है, दोनों लंबाई L1 L2 और विकर्ण डी है। तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल होता है दोस्तों 1/2 L1 इंटू L1 प्लस L2 इंटू डी। तो देखिए इसका क्षेत्रफल तो इतना दे 1/2 होगा। एगो लंबा इतना, एगो इतना था दे। अब डी पूछा तो ये दोनों जोड़ देंगे तो आ जाएगा कितना? ये दोनों जोड़ने पर दोस्तों 7.2 8 कितना 8 है। इसको जोड़ेंगे तो दोस्तों 16 आ जाएगा। 16 से 2 भागा देंगे तो 8। 8 बार में डिवाइड करेंगे तो 28.4 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब विकर्ण की लंबाई कितना हो जाएगा? 28.4 सेंटीमीटर। अगला नंबर क्वेश्चन, आदि इतना 5 इंटू 3x प्लस 4 माइनस 8 इंटू इतना है तो x स्क्वायर 2x प्लस 1 का मान क्या होगा? तो इससे पहले गुना करेंगे तो 5 या 15x प्लस 5 चौका 20 माइनस हो जाएगा 8 चौका 48x और 8 सते 56 माइनस में हो जाएगा 8 सते 56 हो माइनस में। तो इस 48 से 15 इसको काटेंगे और फिर माइनस इधर भी है दोस्तों। इसका देखिए एक्सप्लेनेशन हम यहाँ दिखाते हैं। यहाँ देखिए गुना कैला पर है तो इसको गुना किया तो 15x प्लस 20x। अब इससे गुना 8 चौका 48 प्लस 56 माइनस 9x काटेगा 42 और 28। तो बराबर आ जाएगा कितना? x बराबर -2/3। अब x का मान जितना है मान हम रख देंगे इसी पर। तो मान रखने पर कितना आ जाएगा? 25/9। आप लोग सोल्यूशन कीजिए, क्या कि मैथ है दोस्तों। a का मान 1 है, b का मान -3 है, c का मान इतना आता है। इसका फार्मूला पर बैठा दीजिएगा और इस पर बैठाने के बाद जितना आंसर आएगा देखिए तो ऑप्शन नंबर 154 आएगा। सब सोल्यूशन करना पड़ेगा। व्यंजक है x माइनस बाई एक्स स्क्वायर प्लस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर प्लस एक्स बाई एक्स प्लस बाई फिर एक्स स्क्वायर माइनस एक्स बाई प्लस बाई स्क्वायर माइनस एक्स प्लस बाई फिर एक्स स्क्वायर माइनस बाई। तो इसका व्यंजक निकालना पर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी आ जाएगा दोस्तों। कितना आ जाएगा? बी आएगा। का ये फार्मूला आप लोग याद रखिएगा कि ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर होता है ए प्लस बी ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए क्यू। इसका फार्मूला
ए क्यू माइनस बी क्यू बराबर ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी ए बी प्लस बी स्क्वायर। ए प्लस बी क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। इसका पूरा एक्सप्लेनेशन करना पर दोस्तों आंसर आ जाएगा। देखिए यहाँ पर अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 37 नंबर। इन आंकड़ों के लिए माध्यक, बहुलक और परिसर का माध्य क्या होगा। तो दिए गए जिस बहुलक का संख्या जिसका ज़्यादा संख्या ना था वो बहुलक होता है। तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 33 सही में। लेकिन कैसे देखिए, दिए गए आरोही क्रम में व्यवस्थित करने, पहले आरोही क्रम में सजाने पर दोस्तों टोटल कुल संख्या कितना है 17 विषम है। अब हम माध्यक लिखाने तो विषम में क्या करेंगे, जोड़ देंगे तो हो जाएगा 17 का 18, 18 से 2 काटेंगे तो 9 बार में, तो 9वां नंबर में कौन आता है तो 24 आता है। तो 24 हो जाएगा पहला, माध्यिका का हो जाएगा 24। बहुलक की संख्या सबसे ज़्यादा जिसका मान मतलब 25 ज़्यादा है तो ये हो जाएगा बहुलक, मतलब जिसका बहुलक। अब परिसर होता है उच्च सीमा माने उच्च सीमा 50 है, निम्न सीमा 0 होता है, हो जाएगा 50 है। अब क्या हो जाएगा, आंकड़ों के संख्या का योग तो हो जाएगा 99 और 3 33 होगा, ये हो जाएगा माध्य दोस्तों, क्या हो जाएगा माध्य। अगला नंबर क्वेश्चन, एक गणितीय परिमेय है दोस्तों, एक गणितीय परिमेय हो जाएगा तो ऑप्शन ए बी और सी और डी में कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। एक गणितीय परिमेय एक कथन जिसे अभिगृतियों का तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया गया है। परिमेय का शाब्दिक अर्थ है, परिमेय का शाब्दिक अर्थ है, परिमेय का शाब्दिक अर्थ है ऐसा कथन जिसे प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, प्रमाण द्वारा सिद्ध किया जा सके, इसे साक्ष्य भी कहते हैं। गणित में बहुत से परिमेयों की विशेषताएं हैं और उन्हें स्वयं सिद्ध या समान तर्कों से सिद्ध किया जा सकता है। यह उपयुक्त प्रश्न में यह कहा जा सकता है कि गणितीय परिमेय एक कथन जिसे अभिगृतियों की तर्कसंगत युक्तियों द्वारा सिद्ध किया जा सकता है। अगला नंबर क्वेश्चन 39 नंबर हो जाएगा। वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं, वस्तुएं जो एक समान वस्तुओं के बराबर हैं वे एक दूसरे के बराबर हो गए, एक दूसरे के बराबर हो गए। यह अभिगृतियों को अंकगणित और बीजगणित के आधार दिया गया है। ऑप्शन ए बी सी डी में हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा यूक्लिड दोस्तों। यूक्लिड के अनुसार वस्तुएं जो कि एक समान वस्तु के बराबर हैं, एक वस्तु के बराबर हैं, वे एक दूसरे के बराबर होगी। यह अभिगृति जो कि अंकगणित और बीजगणित के आधार पर। यूक्लिड का जन्म लगभग 300 वर्ष पूर्व हुआ था। यमली में उन्होंने यह विद्यालय की स्थापना की। ज्यामिति का एक प्रसिद्ध ग्रंथ स्टोइकस लिखा है। इसका 12वीं सदी में लैटिन भाषा का अनुवाद किया था। इसका नाम स्टोइकस के बदलकर एलिमेंट्स रखा गया है। इस ग्रंथ में 13 अध्यायों में बांटा गया, इस प्रकार है। समानता और समानता बीजगणित में सर्वसमिक और क्षेत्रफल वृत्त अंतर्गत परिगत बहुभुजा समानुपात बहुभुजाओं का समरूपता अंकगणित आशु में राशि और ठोस ज्यामिति। 40 नंबर क्वेश्चन, गणित में अंतः विषयमत को प्रोत्साहित करने के लिए निम्नलिखित में से किस आंकलन योजना के रूप में उपयोग किया जाता है। ऑप्शन ए बी सी डी में हो जाएगा परियोजना मतलब प्रोजेक्ट, क्षेत्र भ्रमण, फील्ड ट्रिप, वर्णन अभिलेख और ओलंपियाड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों डी हो जाएगा। ए और बी दोनों, ए और बी मतलब प्रोजेक्ट भी होना चाहिए, फील्ड ट्रिप होना चाहिए। आकलन मतलब ये होता है। गणित में अतः विषयत्व को प्रोत्साहित करने के लिए परियोजना मतलब प्रोजेक्ट तथा क्षेत्र भ्रमण विधि द्वारा आकलन योजना के रूप में उपयोग किया जा सकता है। आकलन किया जा सकता है। परियोजना विधि प्रोजेक्ट मेथड, इस विधि का उद्गम डीवी द्वारा परियोजनावादी है। इस विधि का संबंध पर आधारित है कि विद्यार्थी संबंध सहयोगी क्रिया के द्वारा सीखते हैं। परियोजना विधि द्वारा निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। पहला है रचनात्मक परियोजना, दूसरा है संग्राहक परियोजना, तीसरा है सूचनात्मक परियोजना। क्षेत्र भ्रमण, गणित में क्षेत्र भ्रमण विधि का उपयोग अत्यंत ही आवश्यक क्योंकि छात्र खुले वातावरण में शिक्षा को अपने व्यक्तिगत अनुभव से परिभाषित करते हैं। क्षेत्र भ्रमण के माध्यम से ही छात्रों का एक अनुभूति जागृत होता है। 41 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा दोस्तों, किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो सम पूर्णांकों का योग सदैव सम होता है।
किस विधि से यह सिद्ध किया जा सकता है कि दो समपूर्णांक का योग सम होता है? तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा प्रत्यक्ष प्रूफ द्वारा दोस्तों, प्रत्यक्ष उपपत्ति द्वारा। कुछ नहीं, 2 + 2 का जोड़ेंगे तो 4 आगे सम हो जाएगा। कह रहा है दो एक्सप्लेनेशन, दो समपूर्णांकों का योग सदैव सम होता है, प्रत्यक्ष उत्पत्ति विधि द्वारा इस प्रकार तथ्य को सिद्ध किया जा सकता है। इसको बता सकते हैं कि देखिए गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर निम्नलिखित में से किन कौशलों को प्रोत्साहित किया जा सकता है? ऑप्शन ए, बी, सी, डी, ई में कौन सा हो सकता है? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा दोस्तों, ए, बी, सी, डी। ए, बी, सी, डी तीनों। मन दर्शन हो जाएगा, विजुअलेशन हो जाएगा, ट्रांसमोशन हो जाएगा, पक्षतारण हो जाएगा, कंठस्थ कारण होगा, समनीकरण होगा। खाली अनुमान लगाना ही नहीं होगा, क्योंकि मैथ में अनुमान नहीं लगा जाता। ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, डी हो जाएगा। जिसे देखिए शिक्षण की प्रक्रिया में विद्यार्थी, पाठ्य पुस्तक और अध्यापक के बीच होने वाली अंतःक्रिया। शिक्षण क्रियाओं में सफलतापूर्ण रूप से शिक्षण कौशल मतलब टीचिंग स्किल पर निर्भर करती है। शिक्षण कौशल शिक्षण क्रियाओं का वह समूह है जिसमें संचालक विद्यालय को सीखने में सुविधा प्रदान करने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा अध्यापक का व्यवहार प्रदर्शित होता है। गणित के उच्च प्राथमिक स्तर पर मानसदर्शन, पक्षतारण, कंठस्थ करना, समनीकरण करना, अनुमान लगाना, वाद विवाद, प्रदर्शन कौशल, दृष्टि कौशल हैं। व्याख्या कौशल, पुनर्बलन कौशल इत्यादि कौशल भी प्रोत्साहित किया जाता है। सोलो टोटल हो जाएगा दोस्तों ए, बी, सी, डी, ई। 43 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, निम्नलिखित में से किस कार्य से विद्यार्थियों में विवेचनात्मक विचारों के विकास की संभावना न्यूनतम होगी? तो 7x + 3 = 24। 7x + 3 = 24 को सिद्ध निरूपित वाले कोई दो स्थिति का सूत्रवाद कीजिए। तो 7x बराबर प्लस में पर माइनस में, तो x बराबर कितना आ जाएगा? 3 आ जाएगा। x बराबर 3। ऑप्शन बी में कहे एक विद्यार्थी में एक लंबवृत्तीय बेलन है, इतना त्रिज्या है, तो ऊंचाई इतना, तो इसका आयतन इतना होगा, तो परिकलित उन्हें गलत है। ये देखिए चारों ऑप्शन सिद्ध करने पर आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी हो जाएगा, सी। किसी विषय के सभी पक्षों को तोलकर एक तथ्य और उनके वास्तविक का ध्यान में रखते हुए विचारों को करने की प्रक्रिया को विवेचन कहा जाता है। सत्य और असत्य के विवेच्य और तर्क के वितर्क, मीमांसा और अनुसाधन परीक्षण विवेचना का मुख्य अंग है। एक वृत्तीय लंबेरन का आयतन ज्ञात कीजिए जिसकी त्रिज्या इतना है, ऊंचाई इतना। इस प्रकार कार्यविधि में विषयात्मक विचार का संभावना मतलब करना है। 44 नंबर क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की अनुशासन के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का उद्देश्य निम्नलिखित में से किसका संरेख है? तो ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितियों का योगदानों की विशिष्ट पर बल देना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा NCP 2005 के अनुसार सभी के लिए गणित उपलब्ध कराने का व्यापक उद्देश्य विभिन्न क्षेत्रों और विभिन्न सामाजिक समूह वाले गणितीय के योगदान के लिए विशेषताओं पर बल देना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर विद्यार्थियों को गणित की शक्ति का एहसास तब होता है जब उन्हें शक्तिशाली अमूर्त अवधारणाओं को इस्तेमाल करते हैं। इस स्तर पर अधिगम विद्यार्थियों के द्वियामी और त्रियामी समझ का कल्पना कौशल की समृद्ध बनाने में अवसर प्रदान करता है। पहला हो जाएगा बौद्धिक उद्देश्यों के लिए, प्रयोगात्मक उद्देश्य के लिए, अनुशासन और संबंधित उद्देश्य के लिए, जीविकोपार्जन संबंधित उद्देश्य के लिए, नैतिक उद्देश्य के लिए, मतलब 5 प्रकार के उद्देश्य के लिए मैथ बहुत जरूरी है दोस्तों। 45 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, गणितीय कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा प्रभावी है? ऑप्शन ए,
ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, ऑप्शन हो जाएगा बी। एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों को प्रोत्साहित करना चाहिए। गणितीय कक्षा या कक्ष को प्रभावी बनाने के लिए अध्यापक को एक प्रश्न को हल करने के लिए विभिन्न तरीकों का प्रोत्साहित करना चाहिए, क्योंकि गणितीय कक्ष में विभिन्न प्रकार के मानसिक योग्यताओं वाले विद्यार्थी उपस्थित होते हैं। इस प्रकार के सभी विद्यार्थियों को किसी भी प्रश्न को समझने के लिए शैली में भिन्न भिन्न होते हैं। अतः एक कौशल या अध्यापक के वजह से अध्यापक को चाहिए कि गणितीय प्रश्नों को विभिन्न कौशल के माध्यम से छात्रों को सम्मुख और जिसे समझने में आसानी हो सके। माध्यमिक शिक्षा आयोग के अनुसार अपेक्षित शिक्षा के पुनर्निर्माण में सर्वाधिक महत्वपूर्ण तत्व अध्यापक उसके व्यक्तिगत गुण, शैक्षिक योग्यताओं, व्यवसायिक प्रशिक्षण, उसकी स्थिति जो विद्यालय और समाज में प्राप्त करता है, विद्यालय के प्रतिष्ठा और समाज के जीवन स्तर पर उसका प्रभाव निसंदेह रूप से उन्हें अध्यापक पर निर्भर करते हैं, उस विद्यालय कार्यरत होते हैं। 46 नंबर क्वेश्चन, आयतन के मापन के शिक्षण और अधिगम संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा प्रक्रिया वांछनीय है? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। ऑप्शन सी हो जाएगा अवांछनीय। विद्यार्थियों के विभिन्न आकृति के आयतन के परिकलन हेतु प्रयास की कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना। आयतन के मापन में शिक्षण और अधिगम के लिए विद्यार्थियों को विभिन्न आवृत्तियों का आयतन के परिकलन हेतु प्रयास का कल्पना के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए। विभिन्न प्रकार की आकृति जैसे ठोस, गोला, घन, घनाभ, बेलन, शंकु इत्यादि के माध्यम से ही यदि विद्यार्थी उनके आयतन के बारे में बताया जाए तो उन्हें अधिगम में तीव्र विकास होगा और ये अनेक प्रकार की वस्तुओं का आयतन के बारे में जान सकेंगे। पियाजे के अनुसार बच्चों की दिक् स्थान की समझ के लिए निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? निम्नलिखित में से क्या सही नहीं है? ऑप्शन ए में हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। तो ऑप्शन ए जो है सही नहीं है। ज्यामितियों के बोध का प्रगति इतिहास क्रम में होता है, न कि तर्कसंगत क्रम में। बाकी ई सही नहीं, बाकी बी सम सही है। पढ़ने बच्चों में दिक् स्थान की प्रारंभिक समझ उनके ज्ञान इंद्रियों प्रेरक अनुभव से उत्पन्न होता है। प्रेक्षित दिक् स्थान में समझने के लिए विभिन्न दृश्य और स्पर्श अनुभवों के तालमेल की आवश्यकता होती है। ऑप्शन डी में है ज्यामिति बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम में अनुसरण करता है। एक्सप्लेनेशन पियाजे द्वारा प्रतिपादित संज्ञानात्मक विकास सिद्धांत मानव बुद्धि और प्रकृति उसके विकास के संबंधित एक विशाल सिद्धांत है। पियाजे का सिद्धांत विकासी अवस्था का सिद्धांत कहलाता है। जीन पियाजे के अनुसार बच्चे एक दिक् स्थान की समझ के लिए बच्चों में दिक् स्थान का प्रारंभिक समझ उनके ज्ञानेंद्रिय प्रेरक अनुभवों से उत्पन्न होती है तथा प्रेक्षोपित दिक् स्थान को समझने के लिए विभिन्न दृश्य स्पर्श दृश्य अनुभव को तालमेल की आवश्यकता होने के साथ साथ ज्यामितीय बोध की प्रगति एक सुनिश्चित क्रम के अनुसार कराती है। पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के 4 अवस्था होते हैं। पहला है संवेदिक पेशी अवस्था जो जन्म से 2 वर्ष तक होते हैं। पूर्व सक्रियात्मक अवस्था जो 2 से 7 वर्ष होते हैं। मूर्त सक्रियात्मक अवस्था जो 7 से 11 वर्ष होते हैं। अमूर्त सक्रियात्मक अवस्था 11 से 15 वर्ष होते हैं। यह दोस्तों इसम क्वेश्चन है, इसको x का मान याद करना है। इसका सॉल्यूशन अपने इसका लीजिएगा। देखिए सॉल्यूशन करने पर कितना आ जाएगा, 46 आ जाएगा। ये भी देखिए यदि 8 अंक वाली संख्या इतना है तो 88 से विभाजित करना है, तो 88 मतलब 11 8 से विभाजित करना है। अब जितना x बाई में इसको गुना करके प्लस छोड़ देना है। इसमें देखिए एक्सप्लेनेशन यहाँ पर दे रहा है। पहले 11 से विभाजित करेंगे तो 11 से विभाजित करने पहले सम अभी सम में सबको जोड़ देंगे, घटा देंगे तो x माइनस बाई बराबर माइनस 8 से विभाजित बाई का मान करना है 2 आ गया, तो बस 5 आ जाएगा। ये भी देखिए क्वेश्चन है, इसका भी बोर्ड मास है। क्वेश्चन एक्स का एलिमिनेशन कीजिएगा तो आंसर आ जाएगा दोस्तों। आंसर कितना आ जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। खुद से करना पड़ेगा। हाँ, पूर्णांकों 1 से 100 तक के मध्य अभाज्य युग्म की संख्या क्या होगा 1 से 100 के बीच में, तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 8 हुआ। कितना हुआ, 8 हुआ।
अभाज्य संख्या कैसे कहता है? ऐसी दो अभाज्य संख्या जिनका अंतर 2 होता है। 1 से 100 तक की अभाज्य संख्या कितना होगा? 25 को होता है। कितना होता है? 25 को। टोटल होगा 25 का अभाज्य। और 1 से 100 तक अभाज्य युग्म पूछेगा तो 2 और 3 हो जाएगा, 5 और 7 हो जाएगा, 17 19 हो जाएगा, 29 और 31 और 41 43 59 61 71 73 और 87 और 97। तो ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा? 8 वो। इतना कह रहा है ABC में, तो जहाँ ABC एक प्राकृतिक संख्या है तो देखिए गुणनखंड आप लोग निकाल लेते जानिए जाते हैं। तो गुणनखंड में तो ABC का मान आ जाएगा, ABC पर बैठेगा तो 3 आ जाएगा आंसर। 53 नंबर क्वेश्चन। माना कि x एक सबसे छोटी संख्या है जिसमें 8 12 और 20 28 और 35 से भाग देने पर प्रत्येक दशमलव में 5 शेष रहता है। तो x का अंकों का योग करें तो जो 5 शेष रहता है उसको क्या कर लेंगे? सब में क्या करेंगे? पहले एलसीएम निकाल देंगे। सबका एलसीएम 840। इसमें जब शेष कहेगा शेष बचता है तो 5 जोड़ देंगे और शेष बढ़ता है तो 5 घटा देंगे। तो पहले जोड़ देंगे 845, सबके ऐड करेंगे तो 17 आंसर आ जाएगा। संख्या 50 61 92 और 117 में प्रत्येक में से कौन सी संख्या घटाई जाएगी ताकि इस प्रकार संख्या में क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती हो सके? समानुपाती पूछ रहा है दोस्तों। देखिए इतना संख्या है, इस प्रकार संख्या प्रश्न है, सब में क्या करेंगे? 17 घटा देंगे। 17 घटाने पर क्या हो जाएगा? 50 में 17 33 हो जाएगा, इसमें घटाएंगे 44 हो जाएगा, फिर इसमें 75 ऐसे समानुपाती कहेगा तो 33। अब देखिए 11 3 33 11 6 44 25 50 मतलब 3:4 फिर 3:4। विकल्प नंबर 3:4 हो जाएगा। 17 घटाने पर हो जाएगा। 55 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। 1710 की राशि में ABC में इस प्रकार बांटे गए कि A का 4 गुना, B का 6 गुना और C का 9 गुना का बराबर 83 का अंतर। पहले A का कितना कर रहा है? ABC का इतना अनुपात दिला है। अब सबको जोड़ देंगे, सबको जोड़ने पर कितना का 19, इससे भागा देंगे तो x का मान कितना आ गया? 9 90। अब कुल से गुना करेंगे 360 इतना इतना। अब सब में A और C का अंतर पूछ रहा है तो AC का अंतर कितना हो जाएगा? 450 आंसर। टोकरियों में A और B में रखे गए फलों की संख्या 7:9 है का अनुपात है। यदि टोकरी में A में से 6 फल निकालकर टोकरी B में डाल दिया जाए तो 1:9 होता है। AB का कुल कितने फल हैं? A B में टोकरियों में रखे गए संख्या 7 टोकरी में A में 7x है, इसमें 9x है। 7x/9x इसमें 6 क्या कर दिया घटा के इसमें 1:9। अब इसको एक्सप्लेनेशन कीजिएगा तो x बराबर आ जाएगा कितना? 2। तो ये में कुल रखे गए संख्या 14, इसमें हो जाएगा B 18, टोटल हो जाएगा 32। 57 नंबर क्वेश्चन। त्रिभुज ABC में त्रिभुज ADB में उभयनिष्ठ आधार AB है और दो त्रिभुजों AB तो एक दो स्थित हैं तो D अनुपात समान कुछ लंब और AB पर है तो इतना इतना तो हो जाएगा B दोस्तों। त्रिभुज ABC में ABC और होगा ये त्रिभुज है, इसमें उभयनिष्ठ पूछ रहा है AB और AB हो जाएगा उभयनिष्ठ तो इसमें ADB उतना हो जाएगा 90। तो इसमें हो जाएगा भुजा कौन भुजा? 4 त्रिभुज की भुजा दी गई है तो इनमें से कौन सा समकोण त्रिभुज होगा? तो ऑप्शन नंबर B हो जाएगा। ऑप्शन नंबर B 3 नंबर 11 60 61 त्रिभुज की तीसरी तो हो जाएगा ऑप्शन नंबर तीसरा। 59 नंबर क्वेश्चन। किसी चतुर्भुज के कोण इतना 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 है तो अनुपात में चतुर्भुज सबसे छोटा सबसे बड़ा, सबसे छोटा 3 और सबसे बड़ा 9, इसका अंतर तो हो जाएगा कितना? 6 बराबर 360 60 डिग्री। ऑप्शन नंबर कितना आ जाएगा? 9 6 36। टोटल का पहले की करेंगे? टोटल के पहले ऐड करेंगे तो इसका 15 गुना आपसे पूछ रहा है अंतर तब 6 15 6 90 तो ऑप्शन नंबर C। 60 नंबर क्वेश्चन। किसी त्रिभुज का परिमाप 12 सेंटीमीटर यदि इसकी सभी भुजाओं की लंबाई पूर्णांक में है तो इस प्रकार में कितने त्रिभुज संभव होगा? ऑप्शन नंबर A 3 को। त्रिभुज बनाने में शर्त के निम्नलिखित किन्हीं दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा के सदैव अधिक होता है। त्रिभुज के परिमाप 12 सेंटीमीटर है तो सभी भुजाओं की लंबाई पूर्णांक में है तो इस प्रकार में 3
त्रिभुज बनना संभव है। तो ये जो है 4 4 हो जाएगा। इस समबाहु त्रिभुज, समबाहु मतलब चारों तीनों भुजा बराबर हो, समबाहु त्रिभुज। समद्विबाहु में 2 त्रिभुज आपस में बराबर होता है, देखिए 5 5 है, लेकिन एक बार समकोण त्रिभुज में सब में तीनों तीनों क्या होगा, अलग 3 4 5 होगा। अब 61 नंबर क्वेश्चन, गलत कथन पहचानिए। कौन सा गलत क्वेश्चन हो जाएगा, ए बी सी डी में हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो है गलत कथन है। कह रहा है बॉल बेयरिंग का उपयोग मशीन के भागों के बीच में घर्षण में वृद्धि करने के लिए किया जाता है। क्या कि बॉल बेयरिंग जो घर्षण में वृद्धि, घर्षण को क्या कहता है, आसान कर देता है। तो यही गलत है दोस्तों, बाकी सब सही है। ऑप्शन सही, पृथ्वी पर संपर्क में रखे गए 2 पिस्टों के बीच का घर्षण कभी भी समाप्त नहीं होता है, ये बात सही है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, लोटनी घर्षण जो है सर्पी घर्षण से कम होता है, ये भी सही है। तीसरा कारण, किसी भी तरल में गति करते किसी पिंड पर घर्षण बल उसकी आकृति पर निर्भर करता है, ये भी सही है। अब देखिए एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। पृथ्वी पर संपर्क में रखे गए 2 पिस्टों के बीच का घर्षण कदापि पूर्णतः समाप्त नहीं हो सकता है। लोटनी घर्षण सर्पी घर्षण से कम होता है, लोटनी घर्षण जो सर्पी घर्षण से कम, इसीलिए अधिकांश मशीनों में संपन्न को बॉल बेयरिंग उपयोग द्वारा लोटन को प्रतिस्थापित किया जाता है, जिससे घर्षण का मान कम हो जाता है। अतः मशीनों के भाग में बॉल बेयरिंग का उपयोग घर्षण को कम करने के लिए किया जाता है, अधिक कम करने के लिए। 62 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है। ऑप्शन नंबर ए, आयरन जिंक सल्फेट विलयन से जिंक को विस्थापित कर देते हैं। आयरन जिंक सल्फेट के विलयन में जिंक को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन बी में, जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। ऑप्शन सी, आयरन कॉपर सल्फेट के विलयन में आयरन को विस्थापित कर देता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों ए, केवल बी सही है, केवल बी जो है सही है। जिंक जो है कॉपर सल्फेट के विलयन से कॉपर को विस्थापित कर देता है। क्या कहता है, विस्थापित कर देता है। जिंक जो है Zn कॉपर Cu आयरन Fe से अधिक अभिक्रियाशील है, इसमें एक अभिक्रियाशील धातु कम अभिक्रियाशील धातु को विस्थापित करता है, मेरे को जो अधिक होता है जो कम से विस्थापित करता है। अतः जिंक कॉपर सल्फेट विलयन से कॉपर को विस्थापित करता है और इसीलिए कॉपर सल्फेट को नीला रंग अदृश्य हो जाता है। नीला रंग क्या हो जाता है, अदृश्य मतलब गायब हो जाता है, और बीकर के पदों पर कॉपर का लाल चूर्ण जमा हो जाता है। जैसे देखिए CuSO4 है, CuSO4 प्लस Zn, तो ये कॉपर सल्फेट इसमें क्या हो जाएगा, ZnSO4 हो जाएगा और कॉपर क्या होगा, लाल हो जाएगा, क्योंकि कॉपर सल्फेट का रंग होता है नीला। कैसा होता है, नीला, और ये जब हो जाएगा तो रंगहीन हो जाएगा और कॉपर क्या विस्थापित। 63 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा सही कथन चुनिए। तो ऑप्शन ABCD में हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सही है। प्रयोगशाला में थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से अधिक होता है। प्रयोगशाला में जो थर्मामीटर का परिसर होता है डॉक्टरी थर्मामीटर से क्या होता है, अधिक होता है। क्या होता है, अधिक होता है। अब देखिए इसका एक्सप्लेनेशन, डॉक्टरी थर्मामीटर को केवल मानव शरीर का ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। जो डॉक्टरी थर्मामीटर होता है मानव शरीर के ताप मापने के लिए ही डिजाइन किया जाता है। मानव शरीर का ताप सामान्यतः 35 डिग्री सेल्सियस से कम तथा 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। मानव जो शरीर का टेम्परेचर होता है 35 डिग्री सेल्सियस से कम और 42 डिग्री सेल्सियस से अधिक नहीं होता है। यही कारण है कि थर्मामीटर का परिसर 35 से 42 होता है, जबकि प्रयोगशाला जो तापमापी जो थर्मामीटर होता है इसका परिसर 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब 10 डिग्री सेल्सियस से 110 डिग्री सेल्सियस होता है। अतः प्रयोगशाला थर्मामीटर का परिसर डॉक्टरी थर्मामीटर से क्या होता है, अधिक होता है। डॉक्टरी का 42 तक, इसका 110 तक होता है, इसलिए इसका अधिक होता है। किसका, थर्मामीटर प्रयोगशाला वाला। गलत कथन पहचानिए। तो ऑप्शन ए में है, ऑप्शन बी, सी और डी। तो ऑप्शन नंबर गलत कथन का, तो ऑप्शन बी जो है गलत कथन है, मतलब गलत है। LPG मतलब बायोगैस का कैलोरी मान या ऊष्मीय मान, LPG के कैलोरी मान से ऊष्मीय मान से क्या होता है, अधिक, गलत है। बाकी कौन कौन सही है, तो ऑप्शन नंबर डी पढ़ लेते हैं, ये भी सही है।
केरोसिन का कैलोरी मान ऊष्मीय मान कोयला के कैलोरी मान के से अधिक होता है, ये बात सही है। ऑप्शन सी में भी सही है। सीएनजी का कैलोरीमीन ऊष्मीय मान के डीजल कैलोरीमीन से ऊष्मीय मान से अधिक होता है, ये भी सही है। कोयला के कैलोरीमीन ऊष्मीय मान लकड़ी के कैलोरीमीन से अधिक होता है। इसका एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं दोस्तों। किसी ईंधन को 1 किलोग्राम को पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा की मात्रा उसका ऊष्मीय मान कहलाता है। मतलब किसी ईंधन के 1 किलोग्राम पूर्ण दहन से प्राप्त ऊष्मीय ऊर्जा का ऊष्मीय मान कहलाता है। ईंधन के ऊष्मीय मान को किलो जूल प्रति किलोग्राम मात्रा प्रदर्शित करता है। जैसे गोबर के उपले का ऊष्मीय मान कहता है 6000 से 8000 होता है, लकड़ी का 17000 से 22000, कोयला का 25000 से 33000, पेट्रोल का 45000, केरोसिन मिट्टी तेल के 45000, डीजल के 45000, मीथेन के 50000 और सीएनजी के 50000, एलपीजी के 55000, बायोगैस के 35000 से 40000, हाइड्रोजन के 15000 नहीं 1.5 लाख है। 1 दाएं से 11,000 10 लाख, हाँ क्या है 1.5 लाख, सबसे ज्यादा हाइड्रोजन का। अगला नंबर क्वेश्चन 65 नंबर। कोई बस अपनी यात्रा के पहले 12 मिनट 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से और अगले 18 मिनट 40 किलोमीटर की चाल से चलती है, तो इस समय की अवधि में कुल कितने दूरी तय करेगा। अब देखिए इस न्यूमेरिकल है दोस्तों, हम बना देते हैं। यात्री में पहले की गई दूरी चाल बराबर मतलब दूरी बराबर चाल गुना समय, तो 50 किलोमीटर इसको इसी से काट देंगे, 6 दूनी 12 मतलब 10 किलोमीटर। यात्रा में अगले तो इसे भी इसको काट देंगे और हो जाएगा 6 18 12, तो इसको जोड़ देंगे तो हो जाएगा 22 किलोमीटर। टोटल कितना 22। निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत पहचानिए। तो ऑप्शन ए प्रकाश की गति सरल रेखा में गति होता है, ये तो एकदम सही है। सितार के कर्षित तार की गति दोलन गति होता है, ये भी सही है। सभी आवर्त गति वर्तुलाकार गति होता है, नहीं ये बात गलत है। पृथ्वी की अपने अक्ष पर गति आवर्त चलती है, ये बात सही है। बाकी सी गलती है। ऐसे गति जो एक निश्चित समय अंतराल के पश्चात दोहराती है उसे आवर्त गति कहते हैं। मतलब इसका इधर फिर इधर उसे क्या कहते हैं, आवर्त गति कहते हैं। सभी आवर्त गति वर्तुलाकार मतलब वृत्ताकार गति नहीं होता है। वृक्ष की शाखाएं इधर उधर लहराना, झूलते समय बच्चों की गति, सितारा का डोरियों की गति, बजते समय ढोल अथवा तबले झिल्ली गति सभी आवर्त गति का उदाहरण है, जिनमें वस्तुओं को निश्चित समय अंतराल के बाद अपनी गति दोहराती है। 67 नंबर क्वेश्चन। समतल दर्पण में बनने वाली प्रतिबिंबों के संबंध में नीचे दिए गए कौन सा कथन सत्य होगा। समतल दर्पण, तो प्रतिबिंब सीधा बनता है, प्रतिबिंब वास्तविक होता है, प्रतिबिंब परस्पर परिवर्तित होता है। ऑप्शन डी में है प्रतिबिंब की साइज बिंब के साइज के बराबर होता है। तो ऑप्शन ए बी सी डी में हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए दोस्तों, ए सी डी सब सही है। क्या कि समतल दर्पण में जो होता है प्रतिबिंब सीधा बनता है। कैसे बनता है, सीधा बनता है। ऑप्शन बी प्रतिबिंब परस्पर परावर्तित होता है। आप जितना भी प्रतिबिंब का साइज उतना ही बिंब के साइज जितना रहेगा वो बराबर बनेगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखें। समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है। समतल दर्पण में प्रतिबिंब का समतल दर्पण में प्रतिबिंब दर्पण के पीछे बनता है या सीधा बिंब के साइज के समान होता है और दर्पण से प्रतिबिंब की दूरी दर्पण के बिंब की दूरी के बराबर होती है। प्रतिबिंब परस्पर परावर्तित होता है। 68 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में सही नहीं है। विज्ञान की प्रकृति के संदर्भ में ऑप्शन ए विज्ञान हमेशा अस्थायी है, बात सही है। विज्ञान संदेहवाद और बढ़ावा देता है, ये भी सही है। विज्ञान तत्व और समुच्चय के समतुल्य है, विज्ञान तत्व और समुच्चय के समतुल्य है, नहीं। विज्ञान सीखने की अतः विषय क्षेत्र है, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी जो आंसर नहीं, इससे आंसर ये है काय कह रहा है संदर्भ नहीं है, यह आंसर हो जाएगा। विज्ञान हमेशा अस्थायी है, विज्ञान क्या है हमेशा अस्थायी,
विज्ञान हमेशा प्राकृतिक से जूझने के लिए नए नए औजारों का निर्माण करता है और इसे समझने के लिए सैद्धांतिक ढांचे का विकास करने के लिए अग्रसर होता है। विज्ञान संदेहवाद को बढ़ावा देता है। विज्ञान सीखने का अतः विस्मय क्षेत्र है। विज्ञान के अंतः संबंधित सप्रत्यय एवं संप्रत्यय योजना के श्रृंखला है जो प्रेक्षण और प्रयोग के परिणाम स्वरूप विकसित होता है। अगला नंबर क्वेश्चन हो जाएगा 69 नंबर। राष्ट्रीय पाठ 4 NCF 2005 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे के प्रति निष्ठा, सही है। विद्यालय के वातावरण के प्रति निष्ठा, कक्षा या कक्षा में संस्कृति के प्रति निष्ठा और विज्ञान शिक्षा के प्रति निष्ठा। संस्कृत बच्चे के प्रति निष्ठा मतलब कह रहा है कि राष्ट्रीय पाठ 4 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा होनी चाहिए। बच्चे के प्रति निष्ठा होना चाहिए। किसके प्रति? विद्यालय में वातावरण से क्या फायदा होगा? विद्यालय में वातावरण से होने से बच्चे क्या फायदा होगा? कक्षा में संस्कृत में मतलब बच्चे के प्रति निष्ठा होना चाहिए। राष्ट्रीय पाठ 4 के अनुसार अच्छी विज्ञान शिक्षा बच्चे के प्रति निष्ठा होनी चाहिए। राष्ट्रीय पाठ्य रेखा ऐसी होनी चाहिए जो विज्ञान बच्चों को परिवेश, स्थानीय और ग्लोबल के संदर्भ में रखकर सिखाए ताकि बच्चे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और समाज के बीच संबंधों को समझ सके और रोजगार हेतु आवश्यक ज्ञान और कौशल को प्राप्त कर सकें। 70 नंबर क्वेश्चन। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ 4 को निम्नलिखित में से कौन सी वैधता को संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है? तो ऑप्शन ए, बी, सी, डी में हो जाएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर डी, प्रोसेस। दोस्तों विज्ञान का सबसे अहम तरीका होता है प्रोसेस। विज्ञान में कोई चीज प्रोसेस के बिना नहीं हो सकता है। एक अच्छी विज्ञान शिक्षा पाठ 4 प्रयोगात्मक वैधता को संतुष्ट क्रियाकलाप और प्रयोग द्वारा होती है। प्रयोगात्मक पाठ 4 शिक्षार्थियों को क्रियाकलाप और प्रयोग के लिए प्राप्त अवसर दिया जाता है। ऐसे पाठ 4 में स्वयं ही खोजने का अवसर देते हैं ताकि बिना प्रोसेस के बिना कुछ नहीं हो सकता। 71 नंबर क्वेश्चन। अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। मतलब अनुकक्षा 8 के बच्चों के शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित में से क्या सबसे अधिक उपयुक्त उद्देश्य हो सकता है? ऑप्शन ए, यह बच्चों के मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है या ठोस अनुभव द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है। ऑप्शन सी, यह बच्चों को अवलोकन कौशल को बढ़ावा देता है या शिक्षक और कक्षा के बीच एलआई को तोड़ता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, ए, बी, सी सही हो जाएगा। तोड़ता है तो नहीं दोस्तों, लेकिन ए, बी, सी जो हो जाएगा, ए, बी, सी तीनों सही हो जाएगा। क्या है कि अंतःक्रिया करने से बच्चा ज्यादा सीखेगा, या ठोस अनुभव द्वारा कौशल को बढ़ावा देता है, या बच्चों का अवलोकन का लय तोड़ता है, नहीं, गलत हो जाएगा। अनुकक्षा 8 के बच्चों को शैक्षिक भ्रमण के लिए लेकर जाती है। शैक्षिक भ्रमण को वास्तविक जीवन के अधिगम अनुभव प्राप्त होते हैं। इस क्रियाकलाप के लिए निम्नलिखित उद्देश्य होते हैं। यह बच्चों को मध्य अंतःक्रिया को प्रेरित करता है, या ठोस अनुभव के द्वारा प्रक्रिया कौशल को बढ़ावा देता है, या बच्चों को अवलोकन कौशल को बढ़ावा देता है। कक्षा कार्य को प्राकृतिक वातावरण में समझने के लिए प्रेरित करता है। स्थानीय रुचि और विकास करता है। 72 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्या उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षा का उद्देश्य नहीं होना चाहिए? ऑप्शन ए, जीवन के प्रति झुकाव और सहभागित्व के मूल्य का विकास करना। ऑप्शन बी, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना। ऑप्शन सी, अवधारणाओं को पाठ्य पुस्तक की परिभाषा पर बल देना। यह नहीं होना चाहिए। अब बच्चों को प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना, ये सब सही है। आगे कह रहा है नहीं होना चाहिए, तो ये ऑप्शन नंबर सी नहीं होना चाहिए, बाकी सब का सब होना चाहिए। उच्च प्राथमिक स्तर पर विज्ञान शिक्षण का उद्देश्य निम्न होना चाहिए: जीवन के प्रति झुकाव और सहभागित्व और मूल्य का विकास करना, वैज्ञानिक स्वभाव का विकास करना, ईमानदारी, सत्यनिष्ठा और सहयोगी मूल्य का आत्मसात करना, बच्चों की प्राकृतिक जिज्ञासा का पोषण करना,
प्रश्न और जांच पड़ताल कौशल का अर्जन करना, बच्चों से ज़्यादा भागीदारी के लिए प्रदर्शन और सीक्रेट नाटकों का आयोजन करना। 73 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से क्या बच्चों में समालोचनात्मक चिंतन को बढ़ावा दे सकता है? ऑप्शन ए, बच्चों को पाठ्यपुस्तक के अंत में दिए गए अधिगम विस्तार को पढ़ाने के लिए कहना। ऑप्शन बी, बच्चों के समूह में आपस में चर्चा, इसके उपरांत बड़े समूह का साझा करने में कहना। यह हो जाएगा दोस्तों आंसर। बच्चों के समूह में आपस में चर्चा और उसके उपरांत बड़े समूह में साझा करना को कहना उसे समालोचनात्मक चिंता को बढ़ावा दे सकता है। जब बच्चे समूह में चर्चा या परिचर्चा करते हैं तो वे अपने विचारों को अभिव्यक्त करता है तथा दूसरे के विचारों को तर्क के आधार पर ग्रहण करता है। इसमें उनमें आलोचनात्मक चिंतन का भी विकास होता है। एक शिक्षक कक्षा का आरंभ एक दिए हुए भोजन के नमूने में मंड का रासायनिक परीक्षण का प्रदर्शन करके करता है। उपयुक्त कथन को रेखांकित शब्द में संबंधित संज्ञानात्मक प्रक्रिया है। विश्लेषण करना, अनुप्रयोग करना, बोध करना और सृजन करना, मतलब खोजना। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा दोस्तों, अनुप्रयोग करना। यदि कोई शिक्षक कक्षा का प्रारंभ एक दिए गए भोजन के नमूनों को मंड स्टार्च का रासायनिक परीक्षण करके करता है तो इसका तात्पर्य है कि बच्चों को संज्ञानात्मक प्रक्रिया का अनुप्रयोग स्तर का उद्देश्य का शिक्षण कर रहा है। शिक्षण का अनुप्रयोग स्तर का उद्देश्य प्राप्त करने के लिए शिक्षार्थियों कार्यों का शिक्षण प्रयोगात्मक स्तर पर किया जाता है, जिससे विद्यार्थी सक्रियता से क्रिया करके अधिगम अनुभव प्राप्त कर सकें। 75 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगा? निम्नलिखित में से कौन सा गतिविधि बच्चों में सक्रिय अधिगम का प्रावधान नहीं करेगा? क्षेत्र भ्रमण का आयोजन, विज्ञान का कोण बनाना, कक्षा में व्याख्यान सुनना, विज्ञान क्लब का स्थापना। ऑप्शन नंबर, कक्षा में व्याख्यान सुनना नहीं है, आगे सब सही है। कक्षा में व्याख्यान सुनने बच्चों की सक्रिय अधिगम का अवधारणा नहीं है। क्षेत्र भ्रमण का आयोजना, विज्ञान का कोना बनाना, विज्ञान क्लब का स्थापना से विद्यार्थियों को खोज की भावना का विकास होता है। विज्ञान क्लब द्वारा आयोजित विभिन्न गतिविधियों के माध्यम से विद्यार्थियों में विज्ञान की प्रति रुचि का विकास होता है। 76 नंबर क्वेश्चन हो जाएगा, विज्ञान में निम्नलिखित में से किसके द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जाता है? ऑप्शन ए, अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो और सत्र अंत का उपलब्ध परीक्षण। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी दोस्तों, ए बी सी तीनों से, अवधारणा मानचित्र से भी, कॉन्सेप्ट मैप से भी और वर्णन अभिलेख से भी, पोर्टफोलियो से भी पता चल जाता है। अवधारणा मानचित्र, वर्णन अभिलेख, पोर्टफोलियो जैसे आकलन की तकनीकों के द्वारा सीखने में कमी का पता लगाया जा सकता है। यह सभी आकलन की तकनीकों बच्चों को सतत रूप से आकलन कराती है, उनके अधिगम कमियों को निदान और उपचार का अवसर प्रदान कराती है। 77 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा साधन अवलोकन आधारित है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों सी, वर्णन अभिलेख। वर्णन अभिलेख अवलोकन आधारित है। वर्णन अभिलेख वृत्तांत अभिलेख से तात्पर्य बालक के प्रगति का लिखित विवरण है जो कि शिक्षण प्रतिदिन रखता है। यह विद्यार्थी जीवन के महत्वपूर्ण घटनाओं का लिखित प्रक्षेप्त प्रणत अभिलेख उपलब्ध कराता है। शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान शिक्षक कभी भी बालक द्वारा प्रेषित पूछताछ आधारित प्रश्नों का रूबरू होता है, जिससे वैदिक कक्षा में बहुत से दूरी होती है। ऐसे वृत्तांत के लिए अभिलेख अनुक्रिय जिन्हें सही मार्गदर्शन, निर्देशन, मूल्यांकन शक्तिशाली साधन का काम कराती है। 78, नीचे दिए कथनों का कौन सा कथन सही है? पश्मीना शाल बकरी के बालों से बनता है, ये तो गलत है। अंगूरा एक प्रकार के ऊन है जो कि खरगोश से प्राप्त होता है। ऊँट की ऊन कारपोट से बनने का उपयोग होता है। पश्मीना का ऊन खरगोश से प्राप्त होता है।
बकरी के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। बकरी के बालों से ऊन प्राप्त की जाती है। अंगूरा एक प्रकार का ऊन है जो अंगूरा नस्ल की बकरियों से प्राप्त किया जाता है। यह जम्मू एवं कश्मीर के पहाड़ी क्षेत्रों में पाई जाती है। कश्मीरी बकरी के त्वचा के निकट मुलायम बाल फर्रा होते हैं। इनमें से बेहतरीन शॉल बनाई जाती है जिन्हें पश्मीना शॉल कहते हैं। ऊँट के शरीर के बालों से ऊन प्राप्त किया जाता है जिसका उपयोग ऊन कॉर्पेट बनाने के लिए किया जाता है। आयोग ने इस प्रश्न पर कॉमन अंक दिया गया है। नीचे दिए गए लक्षणों के आधार पर जंतुओं को पहचानिए। लंबा मेरुदंड, रीढ़ है, बहुत सी मांसपेशियां, आगे को धकेलने के लिए शरीर अनेक बल्लियों से मुड़ा होता है। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी दोस्तों, सर्प हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सर्प। सर्प जो होता है ये वर्ग के लंबे मेरुदंड वाली प्राणी है। यह जल और थल दोनों के जगह पर पाया जाता है। इसका शरीर लंबी रस्सी के समान होती है। यह पूरा स्केलस से ढका रहता है। इसका शरीर आगे की ओर धकेलने के लिए अनेक बल्लियों से मुड़ा रहता है। सांप में पैर नहीं होता है। यह निचले भागों में उपस्थित घड़ियों से सहायता से चलता फिरता है। नीचे दिए गए कथनों में कौन सही नहीं है? सभी धमनियां जो होता है ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में ले जाती है। धमनियां की भित्ति मोटी होती है। धमनियां भित्ति प्रत्यांश होती है। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त ले जाता है। कौन सही नहीं है? तो ऑप्शन नंबर डी सही है। बाकी तीनों के तीनों सही है। सभी धमनियां ऑक्सीजन को हृदय से अन्य भागों में लेके जाता है। जितना भी धमनी है ऑक्सीजन को हृदय से लेकर अन्य भागों में पहुंचा देती है, सब भाग में। धमनियां की भित्ति क्या होता है? मोटी होती है। ये भी सही, ये भी सही। धमनियां की भित्ति प्रत्यस्थ होती है। बाकी सभी ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को ले जाती नहीं, गलत है। धमनियां जो है हृदय से ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को शरीर के सभी भागों में ले जाती है। कहाँ? शरीर के सभी भागों में ले जाती है। चूंकि रक्त प्रवाह तेजी से और अधिक दाब पर होता है अतः धमनियां की भित्ति दीवारी मोटी और प्रत्यस्थ होती है। मतलब मोटी को तो प्रत्यस्थ। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं लेके जाती। सभी धमनियां ऑक्सीजन समृद्ध रक्त को नहीं ले जाती है। फुसफुस धमनी कार्बन डाइऑक्साइड समृद्ध तक फेफड़ाओं तक ले जाती है। फुसफुस धमनी। निम्नलिखित में से मिलान कीजिए और निरूपित कीजिए। एसिटिक अम्ल जो होता है दही में तो लैक्टिक अम्ल पाया जाता है दोस्तों। दही में लैक्टिक अम्ल और एसिटिक अम्ल किसमें पाया जाता है? सिरका में ऑक्जेलिक अम्ल पाया जाता है, टमाटर में, और स्कर्बिया नींबू का फल में। तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी नंबर, ये सही है। बाकी यहाँ पर आंसर दिया गया है। एसिटिक अम्ल सिरका में, लैक्टिक अम्ल दही में, ऑक्जेलिक अम्ल पालक में या तो टमाटर में भी पाया जाता है। ऑक्सेलिक अम्ल स्कर्बिक अम्ल हो जाता है नींबू या वंश फल में। 82 नंबर क्वेश्चन। यक्स वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित है तथा भोजन को पचाने के लिए आवश्यक है। जब यक्स अत्यधिक स्रावित होता है तो अपचन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न करता है। बाई वह रसायन है जिसका उपयोग ऐसी परिस्थिति में उपचार के लिए किया जाता है। जो यक्स बाइन क्या है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा दोस्तों बी है। यक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बाई मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। एक्स जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, बाई मिल्क ऑफ मैग्नीशियम है। यक्स हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl है वह रसायन है जो हमारे आमाशय में उपस्थित भोजन को पाचन में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा में होने की से अपचन जैसी स्वास्थ्य समस्या उत्पन्न हो जाती है। कभी कभी अपचन काफी कष्टदायक होता है। अपचन से मुक्त पाने के लिए हम मिल्क ऑफ मैग्नीशियम जैसे प्रति अम्ल लेते हैं जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वाई अत्यधिक अम्ल के प्रभावी को उदासीन कर देता है और अपचन को क्या करता है? मुक्त दिलाता है। 83 नंबर क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया में बैक्टीरिया
जीवाणु का उपयोग नहीं होता है। डबल रोटी पकाने में नहीं होता है दोस्तों। बाकी गन्ने के रस के किण्वन में ये होता है, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में होता है, दही बनने में। सब बैक्टीरिया का प्रयोग होता है। बैक्टीरिया मतलब बैक्टीरिया जीवाणु का उपयोग इसमें नहीं होता डबल रोटी में, बाकी सब में होता है। डबल रोटी पकाने में ईस्ट मतलब कवक का उपयोग होता है। डबल रोटी बनाने में ईस्ट या तो कवक का उपयोग होता है। ईस्ट का प्रयोग बेकरी उद्योग में होता है। ईस्ट तेजी से जनन करके श्वसन के द्वारा CO2 उत्पादित करता है। CO2 के बुलबुले के डबल रोटी के मुलायम कर देता है। CO2 का काम क्या होता है? बुलबुले के डबल रोटी को मुलायम करना। जबकि राइजोबियम जीवाणु का प्रयोग करता है। जबकि राइजोबियम क्या होता है? जीवाणु का प्रयोग होता है नाइट्रोजन स्थिरीकरण में। लैक्टोबैसिलस जीवाणु का प्रयोग दूध से दही बनाने में प्रयोग किया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अन्य भिन्न है? तो ऑप्शन नंबर जो है सी जो है सबसे भिन्न है। संरक्षण सबसे अलग है। मरुस्थलीयकरण, अपरदन, वनोन्मूलन सभी स्थलीय पारिस्थितिक तंत्र हैं की समस्या है। इसमें पर्यावरण की प्राकृतिक संतुलन बिगाड़ता है, जबकि पेड़ पौधा जीव जंतु का संरक्षण के अंतर्गत आते हैं। पेड़ पौधा एवं जीव जंतु का संरक्षण करने के लिए अनेक स्थानों को राष्ट्रीय पार्क वन्यजीवी अभियान की स्थापना की गई। वन्यजीवी दृश्य में भूमि का ऐतिहासिक संरक्षण कराते हैं। 85 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है। श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। क्रिस्टलीकरण एक रासायनिक परिवर्तन है। अपाचन एक रासायनिक परिवर्तन है। तो ऑप्शन नंबर सी जो है नहीं है। बाकी प्रकाश संश्लेषण एक रासायनिक परिवर्तन है, श्वसन भी एक रासायनिक परिवर्तन, पाचन भी एक रासायनिक, लेकिन क्रिस्टलीकरण क्या है? भौतिक परिवर्तन है। वह परिवर्तन जिसमें एक अथवा एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं उसे रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। रासायनिक परिवर्तन हमारे जीवन में अत्यधिक महत्वपूर्ण होता है। सभी नए पदार्थ रासायनिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप होता है, जैसे भोजन का पाचन, फलों का पकना, दूध से दही बनना रासायनिक परिवर्तन का उदाहरण है। इसके अलावा प्रकाश संश्लेषण, श्वसन भी रासायनिक परिवर्तन, क्रिस्टलीकरण एक भौतिक परिवर्तन है। 86 नंबर, कणों के साइज या आकार के अनुसार कौन सा आरोही क्रम में निरूपित किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, मृत्तिका, गद, रेत, बाजरी, चट्टान। मृत्तिका सबसे छोटी होता है, फिर गद होता है, फिर रेत, फिर बाजरी, फिर चट्टान। सबसे बड़ा क्या होता है? चट्टान। कणों के साइज या आकार के अनुसार आरोही क्रम में सबसे पहले मृत्तिका होता है, मतलब गद, रेत मतलब बालू, मृत्तिका मतलब गद, मृत्तिका मतलब गद, रेत मने बालू, बाजरी मने चट्टान। सब बड़ा होता है सबसे ज्यादा चट्टान। मछली या मत्स्य में क्लोम या गिल का कार्य क्या होता है? जल में उपस्थित पोषक को अवशोषित करना, जल में उपस्थित विलय घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना, जल में अपशिष्ट को उत्सर्जित करना। ऑप्शन नंबर बी, जल में उपस्थित विलय या घुलनशील ऑक्सीजन को अवशोषित करना। मछलियों में क्लोम या गील पाए जाते हैं। क्लोम जल में घुलनशील ऑक्सीजन का उपयोग करने में उनकी सहायता करते हैं। क्लोम में त्वचा से बाहर की ओर निकले होते हैं। क्लोम में रक्त वाहिका की संख्या अधिक होती है, जो गैसों का विनिमय सहायता करता है। 88 नंबर क्वेश्चन, यदि संयोजन तार नहीं है तो विद्युत परिपथ को पूरा करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, ब्लेड का। विद्युत परिपथ विभिन्न प्रकार के वैद्युत उपकरणों या यंत्रों का एक बंद संयोजन है। इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करके विद्युत ऊर्जा का उपयोग विभिन्न प्रकार के कार्यों करने में किया जाता है। विद्युत परिपथ संयोजन तार से जोड़ा जाता है। यदि संयोजक तार नहीं है तो विद्युत परिपथ का पूरा करने के लिए ब्लेड का उपयोग किया जाता है। 89 नंबर क्वेश्चन, मंजुला समतल दर्पण में अपने प्रतिबिंब का प्रेक्ष कर रही उसके दर्पण से 5 मीटर, दर्पण की ओर 1 मीटर चलती है। दर्पण की ओर 5 मीटर, दर्पण की ओर 1 मीटर, तो उसकी दर्पण के बीच में प्रतिबिंब की दूरी कितना हुआ? ऑप्शन नंबर 8 मीटर। अब देखिए 5 मीटर इधर चलता है, 5 मीटर इधर, तो टोटल होगा 10। अब एक इधर गया तो 2 घटा देंगे तो टोटल हो जाएगा 8। 90 नंबर क्वेश्चन, कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है। कोई लोलक 3 सेकेंड में 30 दोलन करता है, तो नीचे दिए कथनों में सही है।
ऑप्शन ए, इसका आवर्तकाल 0.1 सेकेंड, आवृत्ति 10, इसका आवर्तकाल 10 सेकेंड, आवृत्ति 0.3 हर्ट्ज, इसका इतना, तो ऑप्शन नंबर हो जाएगा ए दोस्तों 0.1, इसका आवर्तकाल 0.1 हर्ट्ज 10। आगे 3 सेकेंड में दोलन या कंपन 30 होता है, तो 1 सेकेंड में 10, मतलब 1 सेकेंड में 10 हर्ट्ज। तो आवर्तकाल के फार्मूला तो 1/n, तो 1/n मतलब 1/10, 0.1 हो जाएगा। नोट में, दोलन या कंपन करने वाली वस्तु सेकेंड में जितने दोलन या कंपन करती है उसकी आवर्त कहते हैं, इसे n से प्रदर्शित करते हैं। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को शेयर कर। आप लोग का दिन शुभ हो।